students. So in the last session we covered what is financial management, what are the different aspects and what are different financial decisions. हमने किया investment decision, finance decision and third is dividend decision. अब आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि what are the different factors for all these decisions. तो अगर हम सबसे पहली बात करें कैपिटल बजटिंग डिसीजन, देखो कैपिटल बजटिंग डिसीजन और फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन जब हमने ब्रॉड कैटेगराइजेशन किया था, मींस जब हम लोग कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में दो पार्ट्स होते हैं, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल, तो हमने कहा फिक्स्ड कैपिटल और कैपिटल बजटिंग आर सेम थिंग, बट ये सेम थिंग हमारा एक नैरो कॉन्सेप्ट में है. जब हम थोड़ा और ब्रॉडली जाते हैं तो हम बात करते हैं कैपिटल बजटिंग एंड फिक्स्ड कैपिटल लिटिल बिट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. लिटिल बिट कैसे? कैपिटल बजटिंग में हम सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारा जो अलग अलग प्रपोजल्स हैं उन पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है और हमें क्या वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. दैट्स इट. कैपिटल बजटिंग हमें सिर्फ प्रपोजल एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के बारे में बता रहा है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट रूल. जबकि फिक्स कैपिटल डिसीजन हमें ब्रॉड कॉन्सेप्ट करके बता रहा है कि हमें कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, व्हाट डिफरेंट कॉन्सिडरेशंस शुड बी टेकन केयर ऑफ, ये सब हमें बता रहा है. तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हम कह रहे हैं कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. आखिर हमारे प्रोजेक्ट का कैश फ्लो कैसा है. अगर हमारे प्रोजेक्ट का कैश फ्लो बहुत फ्रीक्वेंटली, हमें रेगुलरली कैश फ्लो आ रहा है तो दैट प्रोजेक्ट इज़ बेटर. जैसे कि एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस वाले पॉइंट को हम, कि आपका एक प्रोजेक्ट 1 है और एक प्रोजेक्ट 2 है. यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट 1 का आउटफ्लो है वो है 1 लाख रुपीज़ का, प्रोजेक्ट 2 का आउटफ्लो है 2 लाख रुपीज़ का. अब हमने कहा आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट, आउटफ्लो मीन्स इन्वेस्टमेंट, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट है. अब इस इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर इनफ्लो 50,000 पर ईयर का हुआ, जबकि यहाँ पे भी हमें 50,000 का ही हो रहा है. तो जिसको कैपिटल बजटिंग की नॉलेज नहीं है, जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, वो ये कहेंगे अरे भाई सेकंड प्रपोजल तो बिल्कुल बेकार है, पैसा ज़्यादा जा रहा है और हमारे को लेकिन रिटर्न एक साथ आ रहा है, 50-50 हज़ार आ रहा है. लेकिन जिसको थोड़ी नॉलेज है वो टेक्निकल बात करेगा. यहाँ पर हमारा 2 इयर्स में पैसा वापस आ रहा है, जबकि यहाँ पर 4 इयर्स में पैसा वापस आ रहा है. तो जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, बात उसने सही बोली थी कि येस प्रपोजल 2 इज़ गुड, लेकिन हम वैलिडेशन के साथ कहेंगे कि नहीं, प्रपोजल 2 क्यों खराब है, प्रपोजल 2 इज़ नॉट गुड, सॉरी प्रपोजल 2 इज़ नॉट गुड क्योंकि उसमें हमें रिटर्न देर से मिल रहा है, हमारा कैश फ्लो उसमें कम है. तो दिस इज़ वन वे. जब आप हाई लेवल पे जाते हैं तो कैपिटल बजटिंग की और बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ते हैं जिसमें आप लोग इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सो मेनी थिंग्स विल बी देयर. बट अभी इसको हम अगर बिल्कुल ब्रीफली पढ़ें तो हम ये कहते हैं कि किस तरह के प्रोजेक्ट में, जिस प्रोजेक्ट में हमें कैश इनफ्लो जल्दी हमारी कॉस्ट को रिकवर कर रहा है, दैट प्रोजेक्ट इज़ गुड. यानी कि प्रोजेक्ट 1 इज़ गुड एंड प्रोजेक्ट 2 शुड नॉट बी कंसिडर्ड. सो दिस इज़ कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. मैंने कहा एक्सेप्ट रिजेक्ट रूल चल रहा है यहाँ पे. फिर हमने कहा रेट ऑफ रिटर्न. कहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है. मैं उस पैसे को एक प्रोजेक्ट में लगाया, प्रोजेक्ट 1 में मुझे यहाँ 10% का मिल रहा है और यहाँ 12% का मिल रहा है. तो अब अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट से देखूँ तो मैं कहूँगी नहीं नहीं, प्रोजेक्ट 2 ज़्यादा अच्छा है, यहाँ 12% का रिटर्न मिल रहा है. रिटर्न मतलब इनकम. यहाँ हम सिर्फ कैश इनफ्लो आउटफ्लो की बात कर रहे हैं, इनकम की बात हमने नहीं की. सेकेंड पार्ट में हम इनकम की बात कर रहे हैं कि हमें इनकम कहाँ ज़्यादा मिल रही है. या अगर हम इन दोनों को कंपेयर ना भी करें, मान लो मुझे बैंक में पैसा इन्वेस्ट करूं, मुझे उस इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है 8% का इंटरेस्ट, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके मिल रहा है 10% का, तो मैं प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करूंगी.
बट अगर मुझे उस प्रोजेक्ट में 5% का रिटर्न मिल रहा है तो मैं क्या बोलूँगी, अरे मेरे को तो प्रोजेक्ट में कम मिल रहा है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ। तो बात वही है कि हमें रेट ऑफ रिटर्न एज़ कंपेयर टू मार्केट एंड एज़ कंपेयर टू अनदर प्रोजेक्ट हमें कितना मिल रहा है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इज द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हो, वेरी ऑब्वियस है, इनकम के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, फिर तो हमने कहा कि हमें यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, यहीं करेंगे। लेकिन फिर भी मैंने 5%, बैंक इंटरेस्ट 8% है, मैंने 5% वाले में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है वो ग्रोथ है, एक्सपेंशन है। तो मैं सोचूंगी कोई बात नहीं, अभी स्टार्टिंग में कम मिल रहा है, हम ग्रोथ करेंगे, लॉन्ग रन में सोचेंगे तो अच्छा मिलेगा। हम लॉन्ग रन सोच रहे हैं, तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। अब कैपिटल वेस्टिंग डिसीजन तीनों को म्यूचुअली कॉरेस्पॉन्डिंगली हम पहले स्टडी करते हैं, उसके बाद हम प्रपोजल को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि किसी एक को अगर हम बेस लेंगे तो हमारा जुडिशियस डिसीजन कभी नहीं होगा। लाइक इसमें हमने यहाँ देखा तो हमने कहा प्रोजेक्ट 1, इसमें देखा तो प्रोजेक्ट 2, तो जुडिशियस डिसीजन नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें तीनों को पैरेलली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। अब इसको ब्रॉड कैटेगराइजेशन पे पढ़ लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन, सबसे पहले तो नेचर ऑफ बिजनेस, जिस बिजनेस का कैसा नेचर है उस पर डिपेंड करता है। एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक सर्विस यूनिट जो है उसको फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। ठीक है ना। एक जो होलसेलर है उसको फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जबकि एक रिटेलर को फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, फिर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या है। अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए, आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो फिक्स्ड कैपिटल कम चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे काम कर रहे हो। फिर चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे कि मान लो रिलायंस बाज़ार है, ठीक है ना, ये विशाल मेगा मार्ट है, ये सब रिटेलर्स हैं, बट इनका स्केल ऑफ ऑपरेशन बड़ा है तो इनको लार्ज फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। तो डिपेंड करता है कि सिर्फ ये नेचर ऑफ बिजनेस अकेले फैक्टर नहीं है, आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी मैटर कर रहा है। फिर चॉइस ऑफ टेक्निक, चॉइस वेरी ऑब्वियस, हमारे पास 2 टेक्निक होती हैं, एक लेबर इंटेंसिव, एक कैपिटल इंटेंसिव। तो अगर हम कैपिटल इंटेंसिव पे यानी कि टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, वी नीड मोर कैपिटल because we need to upgrade our technology, we have to invest in our capital equipments. But if we are on the basis of labor, तो हमारी जैसी कंट्री में जहाँ लेबर बहुत एम्पल है तो वहाँ पर हम लेबर इंटेंसिव को फॉलो करेंगे, तो वी डोंट रिक्वायर सो मच ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फाइन। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अब मेरा बिजनेस ऐसा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो मुझे वहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी कि मैं उस टेक्नोलॉजी को एब्जॉर्ब कर सकूँ। मान लो मैं कंप्यूटर्स का काम कर रही हूँ, अब कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, तो मुझे अपने कंप्यूटर्स को ऐसा रखना पड़ेगा कि हर बार तो मैं कंप्यूटर पीसी पूरा का पूरा चेंज नहीं करूँगी, हर बार तो मैं लैपटॉप या अपना फ़ोन ये सब पूरा का पूरा चेंज नहीं करूँगी ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो इतना कंपैटिबल होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आए तो मैं उसको अपग्रेड कर सकूं। तो मैं अगर मशीनरीज पर बेस्ड हूँ, मींस देखो सब इंटर रिलेटेड चल रहा है मामला, मतलब अगर मैंने चॉइस ऑफ टेक्निक में कैपिटल इंटेंसिव ली हुई है और उसमें मैंने टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मेरे को लेना पड़ेगा, तो फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा चाहिए। हाँ, अगर मेरा टेक्नोलॉजी में ऐसे किसी काम में हूँ जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो ठीक है, इट्स ओके, फाइन। देन ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, अब मैं ग्रो करना ही नहीं चाहती, भाई हम तो बहुत अच्छे हैं बैठे हैं, तो हमें कोई फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए, बट मुझे ग्रो करना है, मुझे बहुत ग्रो करना है, मुझे बड़ा स्टोर बनाना है, मुझे सब बड़ा बड़ा करना है। तो सब बड़ा बड़ा करना है तो क्या होगा, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डाइवर्सिफिकेशन, अभी मैं प्रोडक्ट ए बना रही हूँ, फिर बी बनाऊँ, फिर सी बनाऊँ, फिर डी बनाऊँ, मैं इतना डाइवर्सिफिकेशन करना चाह रही हूँ। इसमें फिर से मैं रिलायंस का एग्जांपल दूंगी, कम्युनिकेशन में भी है, पेट्रोल में भी है, फाइनेंस में भी है, सब में है।
इतना डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं। टाटा है, टाटा बस और ट्रक भी बना रहा है और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स से बना रहा है जो डेली यूज़ में हम घर में यूज़ कर रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं। अगर डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हैं तो वी नीड मोर फिक्स्ड कैपिटल। But if you are not going in so much diversifications and you are stuck up to only one product and at a again small scale of production, then we need less fixed capital. लेकिन अब अगर मुझे डाइवर्सिफाई करना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ एक ही शॉप रखूँ, भाई मैं अपनी रिटेलर है, वो रिटेलर ने कहा डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, भाई उसकी दुकान पे जाओ, हमारे यहाँ पर एक MM स्टोर है, उनकी दुकान पे जाओ ना, सब मिल जाता है, यू थिंक इन सब मिल जाता है, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन उसने डाइवर्सिफिकेशन तो किया हुआ है, लेकिन उसको कोई ग्रोथ नहीं करनी, वो आज भी अपने उसी ट्रेडिशनल वे से दुकान पे चला रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसने कोई ऑनलाइन स्टोर बना दिया हो, उसने कुछ ऐप बना दी हो, कुछ नहीं है। आज भी मुझसे फ़ोन करते हैं और वो ऑर्डर लिखते हैं और भेज देता है, बस उसने इतना ही मॉडर्नाइज़ किया है खुद को। उसे हम व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते ऑर्डर, यानी कि उसने ना तो स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाया अपना, डाइवर्सिफिकेशन किया, तो उसको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ही नहीं। हम आज से 25-30 सालों से उसकी वही उतनी ही दुकान देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑल डिपेंड, सारे फैक्टर्स साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, अब हमारे पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। मुझे AC ख़रीदना है, ख़रीद लो, 50,000 का आएगा। तो मैंने कहा नहीं यार 50,000 तो नहीं हो पाए। फिर मुझे एक ऑप्शन मिली, अरे आजकल तो किराए पे भी AC मिलते हैं। अच्छा कितना किराया है? 10,000। अच्छा पूरे साल का? फिर मुझे कुछ नहीं देना पूरे साल? नहीं, तो ठीक है, 10,000 तो खर्च किए जा सकते हैं। मतलब मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव आया एंड आई पुट माई इन्वेस्टमेंट इन दैट ऑल्टरनेटिव। 50,000 नहीं खर्च करने थे, बट 10,000 मैं खर्च कर सकती हूँ। तो अगर मेरे पास फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव है, जिसको हम अपनी थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बोलें, तो अगर हमें कोई भी असेट लीज पर मिल रही है तो हम कहेंगे कि चलो वो असेट एक्वायर कर लो खरीदने की बजाय। जैसे कि एक घर है, मान लो वो 2 करोड़ का है, तो हम कहेंगे भैया 2 करोड़ का घर ना खरीदा जाए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वही घर ना आपको रेंट पे मिल जाएगा 20,000 में, हाँ बढ़िया मस्त। तो बात वही है कि आपको अगर कोई चीज़ लीज पे मिल रही है तो आप उसे ले लोगे, ठीक है। फिर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, वो घर छोड़ो, चलो अब दुकान खरीदते हैं, दुकान खरीदनी है, 1 करोड़ की दुकान है, नहीं हो पाएगा। दोस्त ने बोला अरे ख़रीद लेते हैं, दोनों मिलके साथ चलाएंगे, ऑफिस खोलेंगे मस्त अपना बढ़िया, ठीक है। हमने वो ऑफिस को ओपन कर लिया। अब मेरे 50 लाख रुपए लगे, उसके 50 लाख रुपए लगे, हमने कोलैबोरेशन की और उस कोलैबोरेशन में हमने उसमें एक और को रेंट सबलेटिंग कर दी कि ऐसा है अब तुम ये हमसे लेटिंग कर लो, और हमने उसको भी एक अपने ऑफिस में स्पेस दे दिया कि तू भी बैठ के यहीं पे काम कर ले, उससे हमें और एक्स्ट्रा इनकम आ गई। तो जैसे जैसे आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन जाता है आप ज़्यादा फिक्स एसेट्स परचेज़ करते हो, बट अगर आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन कम है तो आप फिक्स एसेट्स कम परचेज़ करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल, ये इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन था उसी के कंपोनेंट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट था वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को समझने के लिए पहले वर्किंग कैपिटल क्या है, तो इसमें हमारे पास देखो, एक तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन, वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, वो वर्किंग कैपिटल है। हाउ वी डिटरमिन वर्किंग कैपिटल, ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। अगर हम वर्किंग कैपिटल पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, देन यू डिफाइन द कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। बट इफ इट इज आस्क्ड हाउ विल यू डिटरमिन वर्किंग कैपिटल, then the determination of working capital is current assets minus current liabilities। तो current assets and current liabilities का difference हमारा working capital है, जिसमें भी अब और थोड़ा सा हम डीप में जाएं तो ये जो current assets हैं this is called gross working capital, and जो ये difference है this is called
नेट वर्किंग कैपिटल। ये आपके बिजनेस स्टडीज़ के नए कॉन्सेप्ट है, अभी तक अकाउंट्स में पढ़ते आ रहे थे। तो अकाउंट्स में आपने कहा कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल नेट वर्किंग कैपिटल में कभी नहीं बात करते थे, हम सिर्फ वर्किंग कैपिटल की बात करते थे। लेकिन अब हम कह रहे हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स में वही कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, ये सब आ जाएगा, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये सब करंट एसेट्स में आएंगे। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है ना, बिल्स पेएबल, और तुम्हारा शॉर्ट टर्म बैंक लोन्स आ जाएंगे, एडवांस इनकम आ जाएगी, ये सब आ जाएंगे। तो ऐसे हम वर्किंग कैपिटल को डिटरमिन कर लेंगे। कौन से फैक्टर्स? सबसे पहले तो वही अगेन नेचर ऑफ बिजनेस। तुम इस पूरे टेबल में देखना काफ़ी सारे पॉइंट्स तुम्हें रिपीटेटिव मिलेंगे, इसीलिए पूरी टेबल एट ए ग्लांस देखनी बहुत ज़रूरी है। नेचर ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस का नेचर क्या है? अगेन अगर एक प्रोड्यूसिंग फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसका साइकिल ज़्यादा बड़ा होता है, जो कि हम आगे बिजनेस साइकिल की बात भी करते हैं, प्रोडक्शन साइकिल की बात भी करते हैं, अभी हम इन सब पर आएंगे। तो अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जबकि एक ऐसी फर्म जो कि सिर्फ ट्रेडिंग कर रही है उसे वर्किंग कैपिटल कम चाहिए क्योंकि उसकी कलेक्शन रेगुलरली आ रही है। ऐसे ही अगर आप ऐसी कोई एसेट्स में डील कर रहे हो जैसे कि पेरिशेबल गुड्स हैं, जैसे कि जो पेस्ट्री बेकरीज होती हैं, उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए क्योंकि पेरिशेबल गुड्स जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल अपनी ज़्यादा, उसमें डे टू डे ऑपरेशंस उनकी ज़्यादा होंगी, उनको डेली बेसिस पे ख़रीदना और बेचना है, वो स्टॉक करके नहीं रख सकते अपने पास ज़्यादा, ठीक है। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशन, अगेन अगर एक लार्ज स्केल बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल है तो कम चाहिए, वेरी सिंपल। बिजनेस साइकिल, बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है? बिजनेस साइकिल ये होता है, देखो यहाँ से बिजनेस चढ़ना, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये बिजनेस साइकिल है। मतलब कोई भी बिजनेस पहले ऊपर की तरफ जाता है, फिर वो एक हाईएस्ट लेवल पे पहुँचता है, फिर वो नीचे की तरफ आता है, फिर वो एकदम नीचे नहीं आता, थोड़ा सा ऊपर रहता है और यहाँ आके सोचता है कि भाई आखिर गड़बड़ कहाँ हो गई, फिर वो कुछ इनोवेशन करता है, फिर वो ऊपर जाता है। ऐसा तुम्हारे साथ अपनी पढ़ाई में भी होता होगा, तुम बिल्कुल ऐसे ज़ीरो पर होते हो, फिर तुम सोचते हो पढ़ाई शुरू करनी है, करते हो करते हो करते हो करते हो और तुम एकदम ऐसे मस्त मार्क्स लाने लग जाते हो। अब आ गए मार्क्स अच्छे, अब आ रहे हर बार मार्क्स अच्छे, अब हुआ क्या, मार्क्स अच्छे आ गए, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, नेग्लिजिबिलिटी भी आ सकती है और आपका ग्राफ वापस से डाउन होने लग गया। अरे यार ये क्या हुआ, आप वापस नीचे आए, ऑल्दो आप बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं आओगे, थोड़ा सा तो ऊपर रहोगे, फिर आपने सोचा यार मैंने गलती क्या की, अच्छा सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ कर लिया, दोस्तों की पार्टी थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर ली, तो छोड़ना पड़ेगा, या तो दोस्तों को मना करो, सोशल मीडिया छोड़ो, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ा, फिर वापस पढ़ाई में लगे। अब हम पहले से भी ज़्यादा बढ़िया लाए, पहले जो हम 90s में आके खुश हो रहे थे, हमने कहा अब तो भाई 95, 100। तो ये एक प्रोसेस है जो एक बिज़नेस में भी आता है कि एक बिज़नेस पहले ऊपर जाता है, फिर ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आता है, फिर वो और ऊपर जाता है, फिर वो थोड़ा सा नीचे आता है। तो आपका बिज़नेस साइकिल के आप कौन सी स्टेज पर हो? जब आप अपने बिज़नेस साइकिल के इस अपवर्ड स्टेज पर होते हो ना, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। लेकिन जब रिसेशन पर आते हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ बहुत एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेट हुआ पड़ा है, यू डोंट रिक्वायर, मार्केट में डिमांड नहीं है, सब कुछ प्रोडक्ट कम हो रहा है, सब कम हो रखा है। तो जब आप अपर साइड पे हो, उगते सूरज को सलाम, तो आप अपर साइड पे हो तो सब पूछ रहे हैं आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आया सीजनल फैक्टर। अब सीजनल फैक्टर को ऐसे समझो, बारिश आ रही है, तुम मार्केट में गए, भैया छतरी दे दो, भैया ने कहा अरे छतरी तो ख़त्म हो गई, चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं, मैं दूसरी दुकान से ले लूँगा। अब वो क्या कहेगा, अरे रुको रुको भैया, है बस गोडाउन से लानी है। अब वो गोडाउन कह के ना, चाहे
बगल की शॉप से कॉस्ट टू कॉस्ट खरीद के ले आए, उसे बिल्कुल प्रॉफिट ना हो, लेकिन वो ला के तुम्हें देगा, तुमको अपनी दुकान से जाने नहीं देगा। आप इतने भैया ये देखो, आप ये देखो, बस 2 मिनट में आए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना कस्टमर नहीं जाने देना। अब अगर तुमने दूसरे की दुकान देख ली तो तुम अगली बार उस दुकान पे जाओगे ना, भाई उसके पास नहीं मिली थी, इसके पास मिल गई थी, और इसके पास 4 चीज़ें और भी हैं। तो यानी कि क्योंकि वो अवॉइड नहीं कर सकते, सीज़न की बात है, सर्दियां हैं, जैकेट पहनोगे तो सर्दी में ही पहनोगे ना। तो अगर आप सीजनल गुड्स में काम करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, बट इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन अ सीजनल थिंग्स देन यू डोंट रिक्वायर मच कैपिटल एज कंपेयर टू द फर्म विच वर्क्स अंडर सीजनल फैक्टर। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल। अब प्रोडक्शन साइकिल का मतलब क्या हुआ? जब हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल परचेज करने से लेकर हमने प्रोडक्शन की, सामान भेजा, शॉप के पास पहुंचा, सामान की सेल हुई और फिर पैसा आया, ठीक है, सेल्स की कलेक्शन आई, मीन्स जब हमने खर्चा किया और जब हमें पैसा आया उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है। अगर वो प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल, अगर वो प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड की कंपनी ने, ब्रेड पे कितने दिन की डेट होती है? 3 दिन 4 दिन की एक्सपायरी डेट होती है। उनका प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा है, उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है तो उनको वर्किंग कैपिटल उसके अकॉर्डिंगली और ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ब्रेड वाली कंपनी को वर्किंग कैपिटल किस पर्पस के लिए चाहिए? उन 4 दिन के लिए। तो उसका एक सर्विस वाला जो है, जो सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा है, उसका प्रोडक्शन साइकिल बहुत ही कम है, खरीदा और बेचा। उसके कंपैरेटिवली जो ब्रेड की प्रोडक्शन कर रहा है उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ब्रेड के मुकाबले जो वॉशिंग मशीन, एसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसका वर्किंग कैपिटल और ज़्यादा चाहिए। तो यानी कि प्रोडक्शन साइकिल जितना बड़ा होगा उतनी ही वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, ठीक है। क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। भाई क्रेडिट अलाउ हम किससे करते हैं? अपने डेटर्स को। अवेल्ड किससे कर रहे हैं? क्रेडिटर से। अब हो क्या रहा है कि अगर हमारी जो हम अपने डेटर्स को दे रहे हैं वो क्रेडिट पॉलिसी बहुत स्ट्रिंजेंट है, स्ट्रिंजेंट मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है, तो हमें वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि हम तो ठोक बजा के भैया इतने दिन का क्रेडिट देंगे, 4 दिन में पैसे आ जाने चाहिए। लेकिन बहुत लिबरल है, हमने 10 दिन का दिया, 10 दिन बाद अरे भैया अभी 4 दिन बाद और, अरे ठीक है कोई बात नहीं, भाई है। अब क्या हुआ? भाई 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 करते करते हमने बहुत दिन का क्रेडिट दे दिया। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी है। बिजनेस में पैसा तो चाहिए भाई, ब्लड है, ब्लड नहीं मिला तो ख़त्म हो जाएगा मामला, तो उनको अपने पास वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो हम क्या कहेंगे? इफ़ द फर्म हैज़ स्ट्रिंजेंट credit policy for credit allowed, then they need less working capital, but if they have liberal credit policy then they need more working capital. credit availed हमें creditor, अगर creditors की पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है तो हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। रिवर्स हो गया मामला, क्योंकि वो तो आ जाएगा 4 दिन बाद, पैसे दो भैया, तो यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। बट अगर उनके लिबरल है तो हमें कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब पैसे आएंगे तब उसको दे देंगे, जब उसके आएंगे तब उसको दे देंगे, तो ठीक है, ओके, मैनेजेबल है, ठीक है, क्लियर। फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आप खर्चे से बचाते कितना हो। देखो ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ में भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक होता है कमाना, हम कितना कमा रहे हैं। अब मान लो मैंने कहा मेरी 10,000 रुपये महीने की इनकम है, ठीक है, अब मुझे ये पता है कि इनकम अभी नहीं बढ़ सकती, बट मैं खर्चे तो कम कर सकते हैं। खर्चे कम करना भी बचाने के बराबर है, इनकम बढ़ाने के बराबर है।
तो हम अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को कितना एफिशिएंटली कर रहे हैं। मान लो मैंने बस, मेरे को सामने वाले ने कहा ये आपका वाईफाई का प्लान है, ये आपका फ़ोन का प्लान है, ठीक है भैया तुम्हें जो ठीक लगता है तो हमें तो पता नहीं। बोलने में तो बहुत मॉडेस्टी है, लेकिन सामने वाला तो कमाने बैठा है भैया, वो वही तो प्लान हमें बेचेगा ना जो कि उसको फ़ायदे का होगा। लेकिन हमने इसे समझ लिया कि एक बार बताओ भैया इसमें मेरे को ये है तो मेरा काम इससे भी तो चल सकता है। आपने उसे 2 बातें पूछ ली तो वो आपको ख़राब चीज़ नहीं बेच पाएगा, तो आपने वहाँ पैसे बचा लिए। आई एम नॉट सेइंग कि बार्गेन करो, रिक्शे वाले भैया तुम 15 रुपये क्यों ले रहे हो, 10 रुपये लो, वहाँ 5 बचाओ। रिक्शे वाले भैया के पैसे नहीं बचाने। लेकिन अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि ऐसे समझ लो अभी कोविड के टाइम हुआ क्या था कि वर्क फ्रॉम होम चलने लगा, तो ऑफिसेज का बंद हो गया। और देन दे रियलाइज्ड कि कितने लाखों रुपए का उनका बिजली का बिल था। उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को कोविड के बाद परमानेंट कर दिया कि अब हफ्ते में 2 दिन आएंगे, हफ्ते में 3 दिन आएंगे, रोटेशनल बेसिस पर आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ में आ गया भाई बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी हो रही है, इतने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करो, लाइट की व्यवस्था करो। तो उन्होंने कहा जरूरत ही क्या है। तो ऐसे करके बहुत सारे ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमें रूम में 4 लाइट जला ली, ज़रूरत नहीं है 4 लाइट्स की, जो घर में डांट पड़ती रहती है दिन भर, फालतू लाइटें मत जलाओ, पानी मत वेस्ट करो। तो बेसिकली टू अवॉइड वेस्टेज इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। So if you are operationally efficient, then you need less working capital. और आज जितनी बार कोई आ रहा है, चाय समोसे आ रहे हैं, कचौड़ियाँ आ रही हैं और फिर वो वेस्ट भी हो रही हैं, तो उस केस में हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ख़राब है एंड वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कैसी है ये बहुत मैटर करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब एक तो रॉ मटेरियल ऐसा है जो फटाफट मिल जाएगा, हमें ज़्यादा स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। लेकिन रॉ मटेरियल ऐसा है जिसकी अवेलेबिलिटी इतनी आसान नहीं है, तो जब मिल रहा है तब थोड़ा एक्स्ट्रा लेके रख लो जितना हम ले सकते हैं। देन वी नीड मोर वर्किंग कैपिटल, क्योंकि बाद में नहीं मिला, प्रोडक्शन रुक गई, दिक्कत आई, क्या फ़ायदा, वो वाली बात है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, आप कितना ग्रो करना चाहते हो, वेरी सिंपल। ज़्यादा ग्रो करना चाहते हो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, कम ग्रो करना चाहते हो कम वर्किंग कैपिटल, दैट्स इट। अब हम आते हैं सेकंड डिसीजन पे। सेकंड डिसीजन हमारा है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन क्या कह रहा है कि सबसे पहले तो कॉस्ट, कि आपकी कॉस्ट क्या है। बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें करना क्या है कि हमें डेब्ट और इक्विटी, बोरोड और ओनर्स फंड में देखना है कि किसको यूज़ करें। तो हमें किसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, डेब्ट पे हमें कितना इंटरेस्ट देना है, और इक्विटी पे डिविडेंड चाहे फिक्स नहीं है लेकिन हमें देना तो पड़ेगा, तो हमें कितना डिविडेंड देना पड़ेगा। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ वगैरह क्या हैं, उन सब पे डिपेंड करता है। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स क्या आ रही है, दैट इम्पॉर्टेंट। एंड सिर्फ रेजिंग फंड्स नहीं, आफ्टरवर्ड्स मुझे कितना उस पर रिवर्ट बैक देना पड़ेगा, दैट मैटर्स। रिस्क कितना है, अगर देखा जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिबेंचर्स जो होती हैं वो आपके लिए रिस्क कैपिटल में मानते हैं। वैसे देखा जाए तो ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर्स रिस्क कैपिटल है, क्योंकि उसमें पता नहीं डिविडेंड मिले या ना मिले। लेकिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिबेंचर्स जहाँ फ़ायदे की चीज़ है, क्यों ना टैक्स बेनिफिट होगा, वहीं पे उनके लिए क्योंकि डिबेंचर्स के अगेंस्ट कोई ना कोई प्रॉपर्टी उन्हें मॉर्गेज रखनी पड़ती है, तो वो रिस्क, एसोसिएटेड रिस्क का पूरा एनालिसिस करना है। उसके बाद दे हैव टू डिसाइड कि विच टाइप ऑफ कैपिटल शुड बी रेज्ड। देन फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है, लीगल फॉर्मेलिटीज़। जब भी कोई इशू करते हैं सिक्योरिटी तो उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ क्या हैं। लीगल फॉर्मेलिटीज़ मतलब जैसे प्रोस्पेक्टस इशू करना, लीगल चार्जेस पे करना, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ये सब मिला के। तो फ्लोटेशन, ऐसा लगे हमें जितना पैसा हमने रेज़ किया है उससे ज़्यादा तो कॉस्ट ही लग गई, तो हमें फ्लोटेशन कॉस्ट को कंसिडर करना पड़ता है। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पास रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है, उन्हें पता है कि हमारे पास रेगुलर है, तब तो वो डिबेंचर्स इशू कर देंगे।
क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स के अगेंस्ट वो इंटरेस्ट रेगुलर पे कर देंगे। लेकिन अगर उनका कैश फ्लो रेगुलर नहीं है तब क्या होगा? उन्हें लगेगा कि भाई अब जब कैश आएगा तभी पे कर सकते हैं, वरना तो हम नहीं पे कर सकते। ऐसे में उनके लिए इक्विटी शेयर्स ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि जब कैश आएगा तब डिविडेंड दे देंगे। बट अगर रेगुलर कैश फ्लो है तो वो डिबेंचर्स इशू कर देंगे कि चलो कैश फ्लो तो रेगुलर है ही, इंटरेस्ट भी रेगुलर पे कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। फिर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। भाई देखो, डिबेंचर्स इशू करोगे तो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है, प्रॉफिट हो ना हो डिबेंचर होल्डर्स को कोई मतलब नहीं है। हमारा इंटरेस्ट टाइम पे हमारे बैंक में आ जाना चाहिए भाई। तो फर्म को देखना पड़ता है कि उसके पास और कितनी ऐसी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हैं, क्योंकि अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हैं और उनके प्रॉफिट्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो वो डिबेंचर्स इशू नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्हें पता है कि हाँ वी कैन बियर दिस फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी, तो फिर वो ऐसे में डिबेंचर्स इशू कर देंगे। ठीक है। कंट्रोल कंसिडरेशंस, शेयर होल्डर्स आए, आपका जो कंट्रोल है वो फैल गया, क्योंकि ओनर है भाई। तो अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल ना फैले, आपका कंट्रोल आपके पास रहे, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वही, तब तो फिर आप डिबेंचर्स इशू करो और आराम से बैठो। लेकिन आप कहते हो नहीं भैया कंट्रोल बढ़ा लो थोड़ा, कोई बात नहीं, एक्सपैंड कर लेंगे हम, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बहुत अच्छे हैं हम तो, ठीक है, तो हम शेयर्स इशू कर देंगे। ठीक है। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, मार्केट में बैठे हो, अब मार्केट में क्या चल रहा है, लोग किस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह भी रहे हैं कि नहीं चाह रहे? अगर लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाह ही नहीं रहे, कैपिटल मार्केट का स्टेट ही ऐसा नहीं है, तो फिर ऐसे में तो आप शेयर्स इशू करके कर क्या लोगे? कोई अप्लाई ही नहीं करेगा। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट में ये बूम आया हुआ है कि भाई एवरीबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन शेयर्स, देन इट्स ओके, फाइन, तो शेयर्स इशू करना अच्छा है। तो आपको अपनी कैपिटल मार्केट को जज करना बहुत ज़रूरी है। ओके। अब आता है, इसके बाद हम लोग करेंगे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर, बिकॉज फाइनेंसिंग डिसीजन और कैपिटल स्ट्रक्चर सिमिलर साउंड करते हैं। हमारा जो फाइनेंसिंग डिसीजन है ये कहता है कि हमारा जो ओनर है, ओनर्स फंड है और बोरोड फंड है, इसमें से हमें चूज कौन सा करना है। ये कह रहा है इसमें से चूज क्या करना है, सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर कहता है द रेशियो बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी, द रेशियो बिटवीन बोरोड फंड्स एंड शेयर होल्डर्स फंड, दैट रेशियो इज कैपिटल स्ट्रक्चर। और हम लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा भी है कि द आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर इज 2:1, 2 इज डेब्ट एंड 1 इज इक्विटी। तो फाइनेंसिंग डिसीजन सिर्फ ये बता रहा है कि दिस और दिस, दिस और दिस, जबकि ये बता रहा है दिस और दिस तो ठीक है, लेकिन इन व्हाट प्रपोर्शन। तो ये और डीपली काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? वही सेम चार बातें आएंगी। कैश फ्लो पोजीशन अगर आपकी अच्छी है तो डेब्ट करोगे और वरना इक्विटी करोगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैसी है? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब क्या हुआ कि जितना भी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट, अभी जितना हाई होगा, जितनी हाई आईसीआर होगी, फर्म की पोजीशन उतनी ही अच्छी मानी जाएगी कि अच्छा हमें इंटरेस्ट पे करना है 10,000 और प्रॉफिट हमारे पास है 1 लाख। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, 10 टाइम्स, भाई बहुत बढ़िया है। मतलब वी आर इन अ वेरी गुड पोजीशन, सो वी कैन इशू आर डिबेंचर्स मोर। बट अगर ये रेशो कम है, इट इंडिकेट्स दैट you should not issue debentures. Same with the debt service coverage ratio.
डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो क्या बता रही है कि आपके जो प्रॉफिट्स हैं, ये जो प्रॉफिट्स हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस, आपके फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस कितने पे करने हैं और क्या आपके पास उतने फंड्स हैं कि आप रीपेमेंट भी कर दो और उसका इंटरेस्ट भी पे कर दो। तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, इसके नाम से पता लग रहा है डेब्ट सर्विस कवरेज, हमारे डेब्ट को कितना कवर कर पाते हैं हमारा प्रॉफिट। अगर हमारे डेब्ट को ठीक से कवर नहीं कर पा रहे तो बिल्कुल मत इशू करो डिबेंचर्स, क्योंकि आप धर्म संकट में आ जाओगे। लेकिन अगर आपकी डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो अच्छी है, हाई रेशो है, देन इट्स गुड। हाई डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो इज गुड फॉर द कंपनी। सेम आरओआई, आरओआई आप लोगों ने ये भी अकाउंट्स में पढ़ा है, आरओआई इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपकी जितनी हाई आरओआई होगी, योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज दैट मच इन अ सेफ मोड। तो जितनी हाई आरओआई है उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे कॉस्ट का मतलब रिटर्न से है, मुझे डिबेंचर्स पे कितना रिटर्न देना पड़ रहा है, मतलब कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, और मुझे इक्विटी पे कितना देना पड़ रहा है। सेम यही वाला पॉइंट है जो हमने यहाँ किया था कि जितना हमें देखना, कंपेयर करना पड़ेगा। कॉस्ट का मतलब कि जितना इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंगली, जिस पे कम देना पड़ेगा बट ऑब्वियस है वही इशू करेंगे, जिस पे ज़्यादा होगा वो क्यों करेंगे हम। टैक्स रेट, अब होता क्या है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिला, उन पे डिविडेंड टैक्स उन्हें देना पड़ता है इनकम पे। अब अगर वो टैक्स बहुत ज़्यादा है तो शेयर होल्डर क्या कहेगा कि भाई ऐसा है, आप अपने पास ही रखो, डिविडेंड बाद में दे देना। लेकिन अगर वो टैक्स कम है तो कहेंगे चलो दे दो, इतना तो हम कर लेंगे कॉम्पनसेट अपना। तो डिपेंड करता है आपका टैक्स कितना है। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट एग्जैक्टली सेम चल रही है, रिस्क कंसिडरेशन, ये सब आपके सेम पॉइंट्स चल रहे हैं, एकदम सेम, ठीक है ना। कंट्रोल, स्टॉक मार्केट कंडीशंस, ये सब सेम पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ किए थे, कहीं सेम रिपीटिशन हो रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी एक नया पॉइंट है इधर। होता क्या है, डिबेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो हमारे डिबेंचर्स होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट इक्विटी शेयर्स कहीं कन्वर्ट नहीं हो सकते। प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी है क्या। अगर हम वे फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहते हैं तो हम डिवेंचर्स इशू कर देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते फ्लेक्सिबिलिटी रखना तो इक्विटी इशू करके काम ख़त्म करो। फिर अदर कंपनीज, कॉम्पिटिटर को तो स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी नहीं करेंगे तो सब बेकार है। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा है ना हमने फर्स्ट बुक में, क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करना। तो कॉम्पिटिटर भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट है बच्चा, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए कैपिटल स्ट्रक्चर में, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट बचा है, थक गए होगे ना तुम भी अब, तो अब लास्ट बचा है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट बच गया, यानी कि सारे खर्चे निकाल के टैक्स दे के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड दे के जो बच गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए टोटल अर्निंग्स, वो डिविडेंड डिसीजन है। उस अर्निंग में से हमें कितना डिविडेंड देना है और कितना रखना है अपने पास। अब उसके लिए अमाउंट ऑफ अर्निंग कितनी है, क्योंकि उसी को तो बंटवारे की बात हो रही है। अब अमाउंट ऑफ अर्निंग अगर बढ़िया है तो दे दो भैया, शेयर होल्डर बेचारों ने पैसा लगाया है। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ अर्निंग बहुत ही कम है तो कंपनी डिविडेंड नहीं देती। दूसरी बात, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। देखो, अर्निंग अच्छी या ख़राब, लेकिन स्टेबल कितनी है। क्या हमें हर बार एक 10% या 20% अर्निंग हो रही है। अगर हमें हर बार इतनी अर्निंग हो रही है तो मतलब हमारी अर्निंग स्टेबल है, तो वी कैन फिक्स अप सम डिविडेंड, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। वी कैन स्टेबलाइज द डिविडेंड कि चलो हमें हर बार 20% तो प्रॉफिट हो ही रहा है, तो हम इतना 2%, 3% या 5% वटेवर ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स हम इतना डिविडेंड दे देते हैं। लेकिन अगर हमारी अर्निंग्स की स्टेबिलिटी नहीं है तो
क्या होगा, हमने इस साल तो दे दिया डिविडेंड ज़्यादा, फिर अगले साल कम दिया, तो इट विल क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। तो उसके लिए हमें स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग को देखना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग हमें स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड फिक्स करनी है। और इसी पर्पस के लिए एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड बनाते हैं, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। ये जो डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड हम बना रहे हैं इसीलिए बनाते हैं कि अगर कभी हमारी अर्निंग में स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी अर्निंग कभी बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत कम है, तो हमने क्या किया, हमने एक डिविडेंड फिक्स कर दिया। अब जिस बार हमें स्टेबिलिटी अर्निंग ज़्यादा हो रही है, हमने डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में डाल दिया, जिससे कि जब कभी भी हमारा डिविडेंड कम हो तो हम वहाँ से दे देंगे। ठीक है, तो हमारी डिविडेंड की एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी कि चलो हमें 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड देना है, इस साल प्रॉफिट्स कम हुए हैं तो हमने इस फंड को यूटिलाइज़ किया और वो 2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड दे दिया। उससे क्या होगा, कंपनी की एक अच्छी इमेज बनी रहेगी कि देखो कंसिस्टेंसी है। ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर्स टूवर्ड्स कंपनी। ठीक है ना। फिर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, अब कंपनी को अगर ग्रोथ करनी है तो वो फिर डिविडेंड कम डिक्लेयर करेगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लोइंग मतलब वापस से अपने ही पैसे को वापस से लगा देना। मतलब अगर उनको लग रहा है कि हमको फ्यूचर में ग्रोथ करनी है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग money from any outside source, we use our own money and plow back again in some another project. तो अगर हमारे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो हम उन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए डिविडेंड फिर कम देंगे और हम अपने पास एज रिटेन अर्निंग्स रख लेंगे। कैश फ्लो पोजीशन, हमारी कैश फ्लो पोजीशन कैसी है? अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बहुत अच्छी है तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी और पे कर देगी। लेकिन अगर कंपनी को लगता है कि हमारे प्रॉफिट्स तो हो रहे हैं, लेकिन हमारे प्रॉफिट्स होना, देखो ये चीज़ तो अब तक समझ में आ गई कि प्रॉफिट्स होना और कैश फ्लो ये 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमको प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं लेकिन हमारा कैश फ्लो उतना रेगुलर नहीं है, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू डिक्लेयर डिविडेंड, बिकॉज डिविडेंड डिक्लेयर किया तो पैसा देना भी पड़ेगा, हमारी कैश आउटफ्लो होगा ही होगा। तो डू यू हैव सफिशेंट कैश अवेलेबल टू पे डिविडेंड्स? ठीक है। फिर शेयर होल्डर्स प्रेफरेंसेस, आपके शेयर होल्डर्स किस कैटेगरी के हैं? जनरली जैसे कि आजकल जो इतने हाई पैकेजेस जॉब्स हैं उनमें इफ़ यू लिसन, अपने फ्रेंड्स को देखा होगा, या चलो आपके फ्रेंड्स तो आपके एज के होंगे, आपके बड़े दीदी भैया लोग जो भी होंगे उनको तुमने देखा होगा, जो भी हाई पैकेजेस लेते हैं उनको ना कंपनी अपनी स्टॉक्स दे देती है। सुना होगा कि हमें ना 20 लाख का पैकेज मिल रहा है और हमें इतने के स्टॉक्स मिल रहे हैं, हमें 40 लाख का पैकेज मिल रहा है, इतना का स्टॉक मिल रहा है। तो वो लोग स्टॉक मिल रहा है मतलब उन्हें उन कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। अब वो लोग ऐसे हैं कि उनका पैकेज ऑलरेडी बहुत अच्छा है, उनको ना कोई डिविडेंड की भी ज़रूरत है नहीं, वो कहेंगे लगाते रहो, हमें एक साथ बाद में दे देना। लेकिन मेरे जैसा इंसान, भैया मुझे तो रेगुलर चाहिए डिविडेंड, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेक रिस्क। तो अगर आपके शेयर होल्डर्स ऐसे हैं, दोज हु वांट रेगुलर डिविडेंड, दोज हु वांट कि हाँ डिविडेंड तो मिले भैया, प्रॉफिट हो रहा है तो दे दो, दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो व्हाट इज़ द प्रेफरेंस ऑफ योर शेयर होल्डर्स, दैट डिपेंड्स कि हमारा डिविडेंड डिसीजन क्या रहेगा। अगेन टैक्सेशन पॉलिसी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था पहले भी कि टैक्स रेट हमारा होता है, ऐसी टैक्सेशन पॉलिसी डिविडेंड पर भी होती है कि अगर डिविडेंड पे टैक्स रेट हाई होगा तो डिविडेंड कम डिक्लेयर होगा, लेकिन अगर डिविडेंड पे टैक्स रेट कम है तो डिविडेंड ज़्यादा डिक्लेयर होगा। स्टॉक मार्केट में अगर हमारे डिविडेंड डिक्लेयर करने से हमारे शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं तो हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हमारे शेयर्स के प्राइस मार्केट में डिविडेंड डिक्लेयर करने से बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर
ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी चल रही है कि हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करेंगे। भाई ये कंपनी के पास अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, इनके प्रोजेक्ट्स बड़े अच्छे हैं अपकमिंग, दे आर नॉट डिक्लेयरिंग देयर डिविडेंड्स, दे आर फ्लोइंग बैक देयर प्रॉफिट्स इनटू द बिजनेस। इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, हमारे शेयर्स की डिमांड बढ़ती है। तो आखिर हमारे स्टॉक मार्केट में कैसे रिएक्शंस चल रहे हैं, दैट मैटर्स। गॉट इट? तो इस तरह से सारा हमने इतना सारा पूरा महाभारत पढ़ लिया। तो ऐसा है कि इतना सारा जब हम पढ़ रहे हैं तो हमने अभी सिर्फ एक पोर्शन किया है कि पूरे सारे चैप्टर्स का फैक्टर्स अफेक्टिंग ईच एलिमेंट गिवन इन द चैप्टर वी डिस्कस्ड। अभी कहानी बाकी है, अभी हमें नेक्स्ट सेशन में करना है कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है, EBIT EPS एनालिसिस, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, न्यूमेरिकल पार्ट है वो थोड़ा सा, ये टॉपिक हमें करना है। इस तरह से हमें छोटे छोटे टॉपिक्स, फाइनेंशियल प्लानिंग है, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स अभी बचे हैं, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन आप इतना अपनी NCERT बुक से अगेन एंड अगेन आई एम ऑलवेज सेइंग कि कितना भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन NCERT से ज़रूर पढ़ना है। जब भी आप कुछ भी पढ़ते हो तो उसके बाद एक बार NCERT की एक रीडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ पॉइंटर्स दे रही हूँ, मैं कोई नोट्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि NCERT को पढ़ना मस्ट है। आपके बोर्ड एग्जाम्स की केस स्टडीज़ NCERT बेस्ड होती हैं। इनफैक्ट जो CUET का एग्ज़ाम है उसके पूरे क्वेश्चंस एज इट इज़ NCERT की लाइन से निकल कर आते हैं। तो दिस इज़ मस्ट एंड मस्ट कि NCERT पढ़नी ही पढ़नी है। तो जितना हमने कवर अप किया है उतना एक बार NCERT से गो थ्रू कर लो। गो थ्रू करके कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। एंड अगेन लाइक तो करनी ही पड़ेगी, मुझे भी तो मोटिवेट होना है, ठीक है ना? तो लाइक तो करनी ही पड़ेगी, कमेंट भी दो अपने डाउट्स के लिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, अपना भला, जगत का भला, सबका भला करो, ठीक है? और नोटिफिकेशंस ऑन रखनी पड़ेंगी, वो जो बेल बटन होता है ना उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस की नेक्स्ट चैप्टर की डालूँ तो आपको पता लग जाए कि भाई डल गई है वीडियो, ठीक है? और किसी भी और चैप्टर की या कोई पर्टिकुलर टॉपिक की यू वांट कि इसकी वीडियो आप पहले दे दीजिए तो कमेंट सेक्शन में दे दो। आई विल try my best and I will surely give you the next video for that topic. Okay, thank you, all the best.